हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडम्स रिपोर्ट, जो कि बीएड के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पार्ट है। अगर ये टॉपिक आपके डीएलएड में है, अगर एमएड में है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो आराम से। तो चलो पढ़ते हैं एडम्स रिपोर्ट के बारे में। तो एडम का पूरा नाम था विलियम्स एडम। ये क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, ठीक है, ये एक पादरी थे और इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड के डनफर्मलिन में। और कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1796 को, ठीक है। ये इंडिया में आए थे 1818 में और इंडिया में इन्होंने अप्रॉक्स 27 ईयर्स गुजारे थे, ठीक है। तो एक ब्रिटिश बैप्टिस्ट थे, ईसाई दीक्षा गुरु थे, एक मिनिस्टर थे, एक मिशनरी थे, मिशनरी होते हैं प्रचारक, और एक एबॉलिशनिस्ट थे, ठीक है। ये कौन होते हैं? ये होते हैं जो कि दास प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ठीक है, रिफॉर्मर्स होते हैं। और ये एक हार्वर्ड के प्रोफेसर भी थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। तो बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी थे ये। और ये क्यों आए थे? ये आए थे ब्रिटिश कंपनी के कहने पे, क्योंकि इन्हें करना था सर्वे। तो ये संस्कृत एंड बंगाली भाषा सीख रहे थे। क्यों सीख रहे थे? क्योंकि एक नया टेस्टामेंट आया था, नया विल आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से, तो उसको बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था। इसी के लिए इन्होंने एक ग्रुप ऑफ मैन ज्वाइन किया, ठीक है। मतलब जो लोग इसको ट्रांसलेट कर रहे थे, विलियम एडम ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था। चलो देन और पढ़ लेते हैं। तो धीरे धीरे इनकी मुलाकात हुई राजा राम मोहन रॉय के साथ और दोनों ही काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए आपस एक दूसरे से मिलके। और ये जो भी इंडियंस का बिलीव था गॉड के प्रति, उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए और ये कहीं ना कहीं अपने व्यूज को उतने अच्छे से नहीं रख पाए, ठीक है। तो इन्होंने जो भी पादरी का काम था उसको थोड़ा छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनका इंटरेस्ट इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो जो भी काम दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो भी ब्रिटिश कंपनी थी उसके द्वारा, या मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन्होंने उसके लिए काम किया और सर्वे किए ब्रिटिश कंपनी के लिए, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इन्होंने सर्वे किए। कहाँ पे? बेसिकली बिहार एंड बंगाल में सर्वे किए, ठीक है। तो जब ये राजा राम मोहन रॉय के साथ थे और कुछ यूरोपियन फ्रेंड के साथ इन्होंने बनाया कैलकाटा यूनिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। लेकिन ये सोसाइटी कुछ समय बाद टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि ब्रह्मो समाज का थोड़ा इन्फ्लुएंस होने लगा। जो भी हिंदू थे उसमें, तो वो ब्रह्मो समाज की तरफ जाने लगे, जिसके कारण कैलकाटा यूनिटेरियन सोसाइटी का ब्रेकअप सा हो गया, या मतलब वो टूट गई सोसाइटी। चलो देन 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इन्होंने एडम को अपॉइंट किया ताकि ये सर्वे कर सकें और जो भी एजुकेशन की क्वालिटी थी बंगाल एंड बिहार में, उस पर जो भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव थे, उस पर जो भी सुधार के तरीके थे, रिफॉर्म्स थे, उसको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो विलियम बेंटिक ने विलियम एडम को काम दिया कि वो सर्वे करें बंगाल एंड बिहार के एरिया में, ओके। तो 1835 से लेके 1838 तक जो भी रिपोर्ट्स सबमिट करी इन्होंने, वो बेसिकली 3 रिपोर्ट्स थी, 3 रिपोर्ट थी, और इसी को फेमसली जाना जाता है एडम्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन के नाम से। क्लियर है? बिल्कुल स्टोरी की तरह इसको याद रखना। चलो एडम की फर्स्ट रिपोर्ट में क्या है? तो एडम की फर्स्ट रिपोर्ट में क्या था? इन्होंने कहा कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे वो बेसिकली धार्मिक थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, और बंगाल में इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूट थे, धार्मिक इंस्टीट्यूट थे, वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बिहार और बंगाल में उस टाइम 1 लाख के करीब स्कूल्स थे, ठीक है। और जो भी इनकी जो ग्रांट थी, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पैसे देने वाली थी हर महीने 1 लाख रुपए, और मतलब साल के 12 लाख रुपए, ये कहीं ना कहीं कम पड़ जाते, ठीक है। तो इनका जो प्रपोजल था, इनका प्रपोजल क्या था बेसिकली कि हर एक 400 बच्चों पे एक स्कूल होना चाहिए। और क्या कहा इन्होंने कहा कि जो भी क्वालिटी थी, जो भी स्टैंडर्ड था स्कूल में या शिक्षा में, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था इन स्कूल्स में, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते थे? टाइम पीरियड से पहले ही स्कूल छोड़ देते थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो एडमिशन की स्टार्टिंग एज थी प्राइमरी स्कूल के लिए, वो थी बच्चों की 5 से 6 साल के जब बच्चे होते थे तब स्कूल में जाते थे, और 11 साल तक, मतलब 11 साल की आयु तक पढ़ते थे,
ठीक है, मतलब जब बच्चे 11 साल के हो जाते थे तब तक पढ़ते थे वो। इन्होंने एक बात और कही कि कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक नहीं थी, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं थी, कोई भी ज़्यादा नोटबुक नहीं थी, बच्चे पत्तियों पे लिखते थे और सैंड पे लिखते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ी लिखी, कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक नहीं थी उस टाइम। तो रीडिंग राइटिंग सीखती थी, कब सीखती थी, जब उन्हें वर्ड्स की नॉलेज हो जाती थी, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, पहले वर्ड सीखते हैं, उसके बाद हम रीडिंग या राइटिंग सीखते हैं। और जो टीचर थे वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते थे। क्यों नहीं डालते थे? क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो इंसान उतना ही काम करता है जितनी उसकी सैलरी होती है। सैलरी के अलावा या पैसे के अलावा बहुत कम लोग हैं जो कि एफर्ट डालते हैं, ठीक है। तो टीचर्स की क्वालिटी या टीचिंग की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, टीचिंग क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा फॉल्टी थी, क्योंकि प्रॉपर SOPs नहीं थे, प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं था। बेसिकली पोएट्री एंड ग्रामर एजुकेशन दिया जाता था इन स्कूल्स में। लॉ एंड प्रिंसिपल्स भी सिखाए जाते थे इन स्कूल्स में। कुछ स्कूल थे जो कि मिशनरीज के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। तो इनकी फर्स्ट रिपोर्ट में ये सब बातें इन्होंने कही थी। चलो सेकंड रिपोर्ट की बात करते हैं। तो सेकंड रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी थी 23 दिसंबर 1836 को, मतलब 23 दिसंबर 1836 को। इसमें इन्होंने नालतोड़ थाना कवर किया था, जो कि था राजशाही डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी 1,29,640, मतलब 1,29,640 मुस्लिम्स थे, एंड हिंदूज थे उसमें 65,656, ठीक है। ये पर्टिकुलर नालतोड़ थाना की बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड रिपोर्ट में बेसिकली इन्होंने यही कवर किया था। तो इन्होंने कहा बेसिकली दो तरह के स्कूल थे, एक तो रेगुलर स्कूल थे जो कि सिमिलर है मॉडर्न स्कूल से की जैसे, और दूसरे थे डोमेस्टिक स्कूल, ठीक है। तो डोमेस्टिक स्कूल्स में क्या था, फैमिली मेंबर्स ही बच्चों को पढ़ाते थे या वो कोई टीचर अपॉइंट कर लेते थे पढ़ाने के लिए। क्लियर है? चलो और क्या कहा इन्होंने सेकंड रिपोर्ट में। इन्होंने कहा कि जो एडमिशन की एवरेज एज है या उस टाइम थी वो थी 8 साल एलिमेंट्री स्कूल के लिए, और स्कूल छोड़ने की उम्र क्या थी, एवरेज एज क्या थी, वो थी 14 ईयर्स, ठीक है। मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो उसके लिए कुरान पढ़ाने के लिए वहाँ पे 11 अरेबिक स्कूल थे, ठीक है, 10 बंगाली स्कूल थे एंड 4 पार्सियन स्कूल थे, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स का एवरेज नंबर था 10। और टीचर्स की सैलरी कितनी थी? टीचर्स की सैलरी थी 5 से 8 रुपए पर महीना। फीमेल एजुकेशन की कोई भी बात नहीं होती थी उस टाइम, और वहाँ पे फीमेल एजुकेशन जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लिटरेसी रेट था 6.1, और यहाँ पे 38 संस्कृत कॉलेजेस थे, और वहाँ पे जो स्टूडेंट का जो नंबर था वो था 397। जो कॉलेजेस थे वहाँ पे शिक्षा, खाना एंड लॉजिंग, मतलब रहना, फ्री था। मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके और अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो देन आती है थर्ड रिपोर्ट की बात। तो थर्ड रिपोर्ट इनकी 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इन्होंने एजुकेशनल डाटा जो भी कलेक्ट किया था 5 डिस्ट्रिक्ट से, वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से थे? मुर्शिदाबाद, बर्दवान, बीरभूम, साउथ बिहार एंड तिरहुत, उसके बारे में है कि क्या पढ़े शिक्षा की स्थिति थी। सेकंड पार्ट में इन्होंने प्रोपोजल्स जो थे ना, इनकी जो भी रिकमेंडेशन थी ताकि रिफॉर्म लाया जा सके, सुधार लाया जा सके जो भी शिक्षा प्रणाली थी उस टाइम की। और इन्होंने खासकर इंडिजीनियस एजुकेशन के लिए ज़्यादा बात कही थी कि इसको कैसे चेंज किया जाए, जो भी धार्मिक स्कूल थे उसको कैसे बदला जाए, ठीक है। चलो देन आते हैं इनकी कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा के बारे में। तो जो भी डाटा कलेक्ट किया गया था उसके 2 मेथड थे। पहला मेथड था इन्होंने खुद ही डाटा कलेक्ट किया था पर्टिकुलर थाना से, जो भी डिस्ट्रिक्ट का था। और सेकंड मेथड क्या था, इनके एजेंट थे जिन्होंने पर्टिकुलर थाना से डाटा कलेक्ट किया था, ठीक है। सर्वे करने में इनको 2 सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी। पहली क्या थी? ट्रैवलिंग करना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना दिक्कत थी उस टाइम, है ना। इतनी ज़्यादा व्हीकल नहीं थी, इतनी ज़्यादा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थी। सेकंड था कम्युनिकेशन भी एक दिक्कत थी, ठीक है। तो पहली दिक्कत तो ये हो गई। और दूसरी दिक्कत थी कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियन था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास था सर्वे के मोटिव को लेके और सर्वे की कहीं ना कहीं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेके। आप सपोज करो अभी भी जब सेंसस होता है, अभी भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुविधा होती है, बहुत ज़्यादा सस्पिशन होता है, अंधविश्वास होता है कि किस लिए हमारा डाटा लिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो 1836 या 35 की बात हो रही है, 38 की बात हो रही है, तो उस टाइम कितना अंधविश्वास होगा लोगों में। और वैसे भी लोग क्या है, डाटा देने में अपना घबराते हैं, अच्छे से डाटा नहीं देते हैं ना। तो यही सब दिक्कत थी उस टाइम भी।
चलो देन आते हैं रिकमेंडेशन एडम की। ये चाहो तो आप इसकी थर्ड रिपोर्ट में लिख सकते हो, अगर अलग से लिखना हो तो आप ये अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, इन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रेडेड बुक्स जो कि क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक पब्लिश होनी चाहिए, जो कि हो सकती है उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, बांग्ला लैंग्वेज में, या कभी ज़रूरत पड़ी तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी, क्योंकि बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में दिया जाना था, इसीलिए जो बुक्स होनी चाहिए वो इन्हीं लैंग्वेज में होनी चाहिए। इन्होंने एक और अच्छी बात कही कि टीचर्स ट्रेनिंग की बात कही, क्योंकि जब टीचर्स अच्छे होंगे तब पढ़ाई भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हर एक साल 3 महीने के लिए टीचर्स को इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना होगा 4 साल तक, ठीक है। मतलब एक साल में 3 महीने, दूसरे साल में 3 महीने, मतलब 4 साल तक आपको 3-3 महीने का कोर्स करना होगा टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके और टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। इन्होंने गांव के जो स्कूल्स थे उसके लिए जो भी लैंड की ग्रांट थी, मतलब ज़मीन देने की बात थी, वो भी कही, क्योंकि जितना बड़ा स्कूल होगा वहाँ पे सारी एक्टिविटी हो सकती है, सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, मतलब लाइब्रेरी हो सकती है, लैब्स हो सकती हैं, प्लेग्राउंड हो सकता है, ताकि बच्चों की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। इन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनर नियुक्त करने की बात कही, ताकि जो भी एजुकेशन हो रहा है या एजुकेशन सिस्टम है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उसका मुआयना कर सकें या मॉनिटरिंग कर सकें, ठीक है, कि मतलब हम ग्रांट दे रहे हैं तो किस तरह से उस ग्रांट का यूज हो रहा है। क्लियर है। देन उन्होंने एक और बात कही कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाना था, ठीक है। मतलब 1-2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो और जो भी हमारी स्कीम है पहले वहाँ पे चलाई जाए, और वहाँ पे जब रिजल्ट अच्छा हो जाए देन हम इसको फर्दर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये थी एडम्स रिपोर्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी है, तो आपको अगर और जानना है तो आप जाके पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। आप पॉइंट वाइज लिखना, आई थिंक 16 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो इसी पॉइंट से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।